हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पाथ 360। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग का कंप्लीट चैप्टर, मुश्किल से 6 वीडियोस होंगे छोटे छोटे से, उनमें हमने कंप्लीट कर लिया था, मनी भी और बैंकिंग भी। ठीक है, तो जाकर उनको देख लेना एक बार। मनी एंड बैंकिंग का कंप्लीट जो आपका जितना भी जो भी टॉपिक्स हैं वो सब कुछ उसमें है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए थे, उसको जाकर चेक कर लेना। इसमें आपका इससे बाहर क्वेश्चन जाने का कोई भी चांस नहीं बचता है, जितना भी होगा उसमें से ही आएगा। अब हम कवर करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर। तो देखिए, पैरेलल हम चलेंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और मार्केटिंग में बाद में पढ़ाऊंगा आपको। जब मार्केटिंग आपके एग्जाम जैसे जैसे पास आते जाएंगे फिर हम मार्केटिंग पे स्विच करेंगे। अभी हम अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप देखिए, अब आपने 11th क्लास में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, जैसे कि सबसे पहले आता था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आता था पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप में अगर बहुत सारे मेंबर्स हो जाते थे और बड़ा बिजनेस करना होता है तो उससे ऊपर आता है कंपनी, फिर कंपनी से ऊपर हमने देखा था ज्वाइंट वेंचर, है ना, एमएनसीज वगैरह। तो ऐसे करके हमारे पास 12th क्लास में 2 चीज़ों की अकाउंटेंसी आपको सीखनी है, एक तो पार्टनरशिप, दूसरा कंपनीज। कंपनीज की आपकी दूसरी बुक है जो पतली वाली, वो अलग रहेगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो 3-4 चैप्टर्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है वो 36 मार्क्स में आता है, वो है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपको, तब जाकर आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, है ना। जब आप ये थ्योरी पढ़ लोगे उसके बाद आपको न्यूमेरिकल समझ में आ पाएंगे। तो हम आज थ्योरी और प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्या हमसे पूछा जाता है। अगर सिलेबस नहीं देखा हो तो एक बार सिलेबस देख लेना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि अब स्कूल खुलने जाना है तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भी सिलेबस भी नहीं देखा होगा, तो वो देख लेना। पार्टनरशिप की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए बात को, पार्टनरशिप होता क्या है। एक इंसान बिजनेस कर रहा होता है, जैसे कि कोई एक मेंबर होगा, वही सब कुछ मेंटेन करेगा, वही अकाउंट्स देखेगा, वही दुकान संभालेगा, वही बिजनेस संभालेगा, सब कोई करेगा, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब उससे बिजनेस नहीं संभलता तब वो दूसरे फॉर्म में जो दूसरे लोगों को जोड़ता है अपने साथ में, और जब वो 2, 3, 4, 8, 10 लोग आ जाते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, जब वो आ जाते हैं तो मिलकर जब बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। ठीक है, आपसे अगर वो पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बतानी है। अब ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इसकी भी कहानी है। पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के टाइम में आया था 1932 में। तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करे इंडिया में, तो पार्टनर वो लोग बहुत सारे पार्टनर हो जाते थे और उनको कोई लीगल वो नहीं मिलता था। जैसे कोर्ट में केसेस आते थे कि इन लोगों ने करप्शन किया या 2 पार्टनर में लड़ाई हो गई, तो फिर कोर्ट के पास प्रूफ नहीं होता था, इसलिए इनको लीगलाइज करना पड़ा। 1932 में एक एक्ट पास किया और उसमें एक डेफिनेशन लिखी कि ये डेफिनेशन होगी पार्टनरशिप की, अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप में हो, और वही डेफिनेशन हमें आंसर में लिखनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर डेफिनेशन आपको क्या दी है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इंपॉर्टेंट है, 1932 के जो सेक्शन 4 है एक्ट के, जो सेक्शन 4 है 1932 एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उसमें आपको डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो ये दी गई है सर पार्टनरशिप एक्ट 1934 के सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, याद करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, तो 1932 तो इंपॉर्टेंट है ही, सेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन क्या है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसा रिलेशन जहां वो लोग प्रॉफिट को और लॉसेस को शेयर करते हैं, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो सभी बिजनेस कर रहे होंगे या सारे लोगों के बिहाफ पर कोई एक बिजनेस कैरी कर रहा होगा। ऐसा भी हो जाता है कि जैसे 10 पार्टनर हैं, वो 10 ही काम नहीं कर रहे होंगे, कोई एक काम कर रहा होगा उन सबके बिहाफ पर, तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको याद करना है, एज इट इज याद करना ही है, क्योंकि जब 5 नंबर 6 नंबर में आपसे पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी पूछता है, वो चाहे वो पार्टनरशिप डीड पूछे चाहे प्रोविजंस, तो आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये डेफिनेशन ही लिखनी है कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक, अब देखिए
इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या फीचर्स होते हैं, हम कैसे डिफाइन करें, कैसे पता करें कि ये पार्टनरशिप है। तो सबसे पहला जो फीचर होता है वो है 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप, क्या एक अकेला व्यक्ति पार्टनर हो सकता है? नहीं हो सकता सर। तो कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। कितने ज़्यादा तक हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 और मोर पर्सन्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम पार्टनरशिप, तो यहाँ पर कितने लोग चाहिए? 2 और मोर पर्सन, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, एग्रीमेंट। इन पार्टनर्स के बीच जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर आप वो डॉक्यूमेंट भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे समझो कि पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर ए बी सी पार्टनर हैं और ए ने कहा कि मुझे सैलरी चाहिए पर मंथ 10,000 रुपीज, बी और सी एग्री हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। सी ने कहा मुझे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए 4/2 या 4/10 जितना भी हो, अगर ए और बी एग्री हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के रिजल्ट के रूप में सामने आता है पार्टनरशिप। तो दूसरा फीचर क्या हुआ? एग्रीमेंट। तीसरा, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल, लॉफुल। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई चैरिटी एनपीओ खोल के बैठे हो, आप लोगों का भला कर रहे हो और उसमें आपने पार्टनरशिप कर ली, या आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें आपने पार्टनरशिप कर ली, ऐसा नहीं होगा, उसमें हम पार्टनरशिप नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए कि आप लीगली कोई काम कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, जैसे कि बिजनेस कर रहे हो नॉर्मली, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग एक फीचर है कि सर पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो तीनों एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। मान लो कंपनी का प्रॉफिट होता है 60,000 रुपीज़ और पार्टनर रेशियो इक्वल रेशियो में शेयर कर रहे हैं, तो तीनों में बटेगा 20,000 60,000 रुपये तीनों में बटेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग एक कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है। इसके बाद बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने आपको बता दिया, या तो वो सभी बिजनेस कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे के लिए एक ही काम कर रहा होगा, क्योंकि ये कौन होते हैं? एजेंट्स होते हैं एक दूसरे के, म्यूचुअल एजेंसी इसको कहते हैं, है ना। म्यूचुअली आपस में एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा पूछा जाता है, कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, पार्टनरशिप डीड हमेशा पूछा ही जाता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। सिंपल, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर बिजनेस के पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, ठीक। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना मिलेगा, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे, पार्टनर्स के नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ऐसी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको ये दी है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। यहीं से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या पार्टनरशिप डीड ओरल नहीं हो सकती? क्या उसको लिखित होना ज़रूरी है, रिटन होना ज़रूरी है? नहीं, दोनों हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। लेकिन जनरली जो फर्म्स होती हैं वो रिटन डीड प्रेफर करती हैं टू अवॉइड एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। भविष्य में कोई विवाद ना हो, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने, इस वजह से रिटन डीड को प्रेफर करती है, लेकिन ओरल भी हो सकती है, ठीक है। क्या डीड बनाना कंपलसरी है? नहीं है, डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर डीड नहीं होगी तो क्या करेंगे, उस पर हम आते हैं अभी। पहले आप डीड समझिए। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप and because of which the partnership comes into existence, it is known as partnership deed। जिसकी वजह से पार्टनरशिप का अस्तित्व है उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं कि हाँ हम एग्री करते हैं, ये नियम है, ये कानून है, हम इस पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में क्या क्लॉजेस होते हैं या क्या कंटेंट होता है, तो ये सारे होते हैं, एक बार देख लेना। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसने कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, ये सब कहलाती है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसके अंदर लिखा होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी सर, तब फिर बिजनेस क्या करेगा? आपसे एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस
प्रिवेलिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अब क्या होगा, अगर डीड नहीं बनाई है बिजनेस ने, तो जो 1932 का एक्ट है ना, जो भी हम पढ़ रहे थे, उसमें कुछ तरीके लिखे हुए हैं कि फिर बिजनेस इस तरीके से काम करेगा। या तो आप अपनी डीड बना लो, तो उसमें लिखा है कि इसको सैलरी ए को मिलेगी, बी को कमीशन मिलेगा, सी को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सब एग्री हैं, तो वो ठीक है, उस रूल पे चलेंगे। फिर अगर डीड नहीं है तब फिर 1932 एक्ट के प्रोविजन को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन आता है कि प्रोविजंस कौन से फॉलो किए जाते हैं जब डीड नहीं होती। तो जब डीड नहीं होती है तो ये वाले प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रोविजंस, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है आपको। पहला कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वल बटेगा सर। दूसरी चीज याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%। ये दोनों चीजें आपको बस याद रखनी है कि अगर डीड नहीं होगी तो फिर बिजनेस ऐसा चलेगा। ठीक है, किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो, मान लो ए लेकर आया 10 लाख, बी लेकर आया सिर्फ 1 लाख, सी लेकर आया 2 लाख, लेकिन तब भी प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वली, क्योंकि उन्होंने डीड बनाई ही नहीं। तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इक्वल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स हो जाएगा कि 6%, अगर किसी ने लोन दिया है बिजनेस को तो उसको फिर कितना ब्याज देंगे, 6% का इंटरेस्ट हम देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या और कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड, सैलरी, बोनस, कमीशन नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बस दो चीज़ याद रखनी है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ 1932 एक्ट विल बी फॉलोड, जिसमें प्रॉफिट इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। ये वही लिखा है, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, तो अगर आपसे पूछे तो इस तरीके से लिखना है। ये नोट्स हैं, एज इट इज आंसर के फॉर्मेट में नोट्स बनाए हैं मैंने, तो आपको एज इट इज ही लिख देना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हेडिंग डालोगे, ये लिखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। हेडिंग डालोगे, ये लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन, फिर इसमें भी वही लिखोगे कि 6% इज फिक्स्ड पर एनम। ठीक है, ये पर एनम का ध्यान रखना, साल भर का 6% हम लगाते हैं। तो इस तरीके से आप जब आंसर लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वहाँ पर आपके नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ा रखा है, एक बार फिर से समझ लो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। जो जनरल पार्टनरशिप होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी जब होती है पार्टनरशिप में, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाता हूं। देखिए, जब भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में होगा क्या, मान लो 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। ए ने लगाया था 1 लाख रुपए, बी ने लगाए थे 2 लाख रुपए और सी ने लगाए थे 3 लाख रुपए। टोटल कितना बना, 3, 2, 5 और 1 6 लाख। तो टोटल कैपिटल हमारा कितना हो गया, 6 लाख रुपीस। तो जब अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी तो समझना ये केस क्या बनेगा। अब हमने कैपिटल कितना लगाया, 6 लाख बिजनेस ने, और मान लो बिजनेस के ऊपर, यानी कि बिजनेस कौन है, ये 3 पार्टनर, इन 3 पार्टनर्स के ऊपर लोन हो गया या कर्जा जो होता है वो हो गया है 1 करोड़ रुपए का। कितने का, 1 करोड़ का। हमने कैपिटल कितना लगाया था, 6 लाख रुपए। कर्जा लोन कितना हुआ, 1 करोड़ रुपए। तो इनको अनलिमिटेड लायबिलिटी में ये 1 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। कहाँ से देंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देना पड़ेगा। जो पर्सनल असेट्स होंगे उनको सेल करके ये 1 करोड़ देने, एनी हाउ किसी भी तरीके से 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। भले ही कैपिटल 6 लाख रुपए लगाया था, बट जब लोन हो जाएगा तो कितना देना पड़ेगा, पूरा 1 करोड़ देना पड़ेगा। लेकिन जब लिमिटेड लायबिलिटी होती है, LLP मॉडल होता है, तब बिजनेस को 1 करोड़ रुपए नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा,
लिमिटेड लायबिलिटी में सेम केस लेते हैं, एबीसी है, 6 लाख रुपए ने कैपिटल लगाया था, 1 करोड़ का इनके ऊपर लोन था, बट इनको सिर्फ 6 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। मतलब इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनर्स हैज टू पे टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कैपिटल, जो उन्होंने कैपिटल लगाया था उतना ही पैसा उनको पे करना पड़ेगा, भले ही लोन 1 करोड़ का ही क्यों ना हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी में इनको पूरा 1 करोड़ देना पड़ता, चाहे वो कहीं से भी ला के दें। लिमिटेड लायबिलिटी में जितना कैपिटल लगाया था उतना ही पैसा देना पड़ेगा, 1 करोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने हिंदी में भी लिखा है, यहाँ पे हिंदी में भी है, तो इसको पढ़ लेना एक बार कि क्या होता है। ये नोट्स मैंने आपको दे दिए थे टेलीग्राम पे, ठीक है। इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इसके फीचर्स हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी में होता क्या है, तो ये भी देख लेना एक बार। एलएलपी मॉडल पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे कि एक्सप्लेन द एलएलपी मॉडल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये देख लेना एक बार। इसके बाद फिर हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पार्टनर्स में प्रॉफिट का। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाता है आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए फिर से हम नोट्स पे चलते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनता है, तो पहले ये समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है। ये बनता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किस लिए बनता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं ने कमाया ना, एबीसी ने जब मेहनत करी तभी तो प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट होगा इन तीनों को बांटेंगे, किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी ये शेयर कर रहे हो। मान लो एबीसी है, ये 2:3:1 में कर रहा है, सी ने 1 लिया, बी ने 3 और इसने 2, तो इसको 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 3, इसको 1। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीएनएल अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो सर नेचर होता है नॉमिनल नेचर। पिछले साल हमने पढ़ा था कि ये नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है और जिसमें सारी इनकम को और गेन्स को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है या क्रेडिट किया जाता है। ये होता है नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट है तो जितनी भी इनकम होगी वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जितना भी बिजनेस का खर्चा होगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। सर ये अकाउंट कौन बनाता है, तो ये अकाउंट बनाता है बिजनेस। मतलब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेस का खर्चा हुआ है तो डेबिट साइड, बिजनेस को इनकम हुई है तो क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ये बनता है फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट बनाया जाता है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। ये किस तरीके का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। सिंपल। कौन बनाता है, फर्म बनाती है। मतलब फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं। अगर फर्म को एक्सपेंस, फर्म का खर्चा होता है या फर्म को लॉस होता है तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। अगर फर्म को, फर्म यानी बिजनेस को अगर इनकम या गेन होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसको। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें अब आप खुद ही बता दोगे कि किस साइड क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया इस साइड का क्रेडिट वाला अमाउंट, ये हो गया इस साइड का डेबिट वाला अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब किस तरफ क्या लिखेंगे, तो यहां पे सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स आर, हमने देखा है, क्रेडिटेड। तो यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो भी आता है पीएनएल अकाउंट से जो आता है उसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, यहां लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आप खुद समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा। तो कैपिटल किसने लगाया, पार्टनर्स ने ना। ये जो कैपिटल है ये किसने लगाया, एबीसी ने लगाया। तो अगर कैपिटल लगाया, पैसा लगाया है, तो ब्याज किसको मिलना चाहिए,
पार्टनर्स को। तो अगर पार्टनर्स को ये ब्याज मिलेगा तो कौन दे रहा है? बिजनेस ही देगा ना, फर्म देगी। और अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म का खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? और जब फर्म का एक्सपेंस हुआ तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने भी पढ़ा कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, जो फर्म का एक्सपेंस हो रहा है वो कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट साइड लिखेंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? डेबिट साइड में। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है कि ड्राइंग मतलब होता है पैसा निकाल लेना। तो मान लो इन पार्टनर्स ने पैसा बीच में निकाल लिया, अगर पार्टनर्स ने पैसा खींच लिया और उतने टाइम के लिए ब्याज कौन देगा? फिर पैसा किसने यूज करा? पार्टनर्स ने। तो फिर इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर। किसको देगा? फर्म को। तो फर्म के लिए क्या हुई? इनकम हुई। तो इनकम फर्म की किस तरफ लिखेंगे? ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आ जाएगा सर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये लिख के हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर? अब जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे इस साइड आएंगे। फर्म सैलरी देती है तो फर्म का खर्चा हुआ तो सैलरी, फर्म बोनस देती है तो बोनस, फर्म कमीशन तो कमीशन, रिजर्व फर्म बनाती है तो फर्म का खर्चा होता है, रिजर्व यहां आ जाएगी। समझ आ रहा है? अब इन दोनों को हम टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा अगर इस तरफ आता है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो फिर यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा और ये प्रॉफिट ए बी सी में उनके रेशियो में बढ़ जाएगा और इसको हम क्लोज कर देंगे। अगर इस तरफ ज़्यादा हुआ तो खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम थी तो फिर इधर लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस को भी हम ए बी सी में उनके शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, अगर नहीं दिया रेशियो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ये कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अब इन्हीं अकाउंट का हमें डिटेल में ये सीखना है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार नोट्स देख लेना, एक बार ये लेक्चर अच्छे से देख लेना, सारे जो कंसेप्ट हैं, जो डाउट्स हैं आपके, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते फिर भी कोई डाउट बचता है तो मैंने आपको लिंक ऑलरेडी एज यूजुअल हमेशा जैसे देता हूँ, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की लिंक आपको दी है, आप डायरेक्टली जाकर डाउट पूछ सकते हो या वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स जो हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।